हे जंकीज, कैसे हो आप सब। अगर हम स्मार्टफोन कंपनीज की बात करें तो 16 दिसंबर 2013 को एक ऐसी कंपनी हम सब के बीच आई जिसने एक नए टर्म को इंट्रोड्यूस करा जिसका नाम था फ्लैगशिप किलर। इससे पहले या तो फोन लो एंड के होते थे या मिड रेंज के होते थे या फिर फ्लैगशिप हुआ करते थे। वन प्लस पहली ऐसी कंपनी है जिसने इस नए टर्म का इजाद किया था। इसी के साथ वन प्लस ऐसी कंपनी बनी जिसने अपनी कम्युनिटी स्टार्ट करी और अपनी कम्युनिटी को सुनना शुरू करा। उन्होंने लोगों के फीडबैक को लिया और उस पर एक्चुअल में काम करना शुरू करा। इसी के साथ अगर हम वन प्लस की ओवरऑल सेल्स फिगर को भी देखें तो भी यहाँ पर ऐसा कोई भी रीजन नहीं दिखता जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि वन प्लस को किसी और की जरूरत थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वन प्लस को ओप्पो के साथ मर्ज होना पड़ा। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम वन प्लस की शुरुआत की बात करें तो वो एक कह सकते हैं कि एक डाइनिंग टेबल पर हुई थी। कैसे? पीट लाओ जो कि उस टाइम पर ओप्पो के वाइस प्रेसिडेंट थे और कार्ल पाई उस टाइम ओप्पो के इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजर थे। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच एक डिस्कशन शुरू हुआ कि इंडियन मार्केट उस टाइम पर काफी ज्यादा बूम में था। माइक्रोमैक्स दबा कर बिक रहा था इंडिया में और उन्हें ये दिखा कि इंडियन मार्केट में एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर लोग बहुत ज्यादा स्मार्टफोन खरीद रहे हैं जो कि मिड रेंज का सेक्शन है। लेकिन वहां पर हो क्या रहा है कि अगर आपको हार्डवेयर कहीं अच्छा मिल रहा है तो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं मिल रहा। अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों अच्छा मिल रहा है तो उसके प्राइसेस काफी ज्यादा हैं। तो उस मार्केट को टारगेट करने के लिए उन्होंने एक नए ब्रांड के बारे में सोचा जिसका नाम वन प्लस था और उसके बाद उन्होंने इंडिया में आके ऑनलाइन मार्केट को टारगेट करा, टेक एंथुसियास्ट को टारगेट करा। मतलब उनको जो लोग फोन्स के बारे में जानते हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, उनको अपने कस्टमर के तौर पर देखना शुरू किया। और फिर अगले ही साल 23 अप्रैल 2014 को वन प्लस का लॉन्च हुआ वन प्लस वन, जो कि अपने खुद के ओएस के साथ नहीं आया था, वो आया था साइनोजन ओएस के साथ। लेकिन इसने पूरी दुनिया में मतलब एक तबाही सी मचा दी। जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्लैगशिप किलर टर्म वन प्लस वन से ही सामने आया था। इसके बाद माइक्रोमैक्स भी साइनोजन के कुछ कर्नल्स को यूज कर रहा था, तो इसी वजह से उन्होंने साइनोजन ओएस के ऊपर कुछ दबाव डाला। तो साइनोजन ओएस जबकि ओपन सोर्स होने के बावजूद भी उसने वन प्लस को मना कर दिया कि भैया देखो आप हमारे ओएस को यूज नहीं कर सकते। तो बस फिर वन प्लस ने क्या कहा, चलो भैया नहीं कर सकते तो एक और हिस्ट्री उन्होंने लिख दी, ऑक्सीजन ओएस, जो कि मैं कहूँ सबसे बेस्ट ओएस है एंड्रॉइड के अंदर मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको स्टॉक एंड्रॉइड पसंद है, लेकिन स्टॉक एंड्रॉइड में कुछ कमियां रह जाती हैं जो वन प्लस में ऑक्सीजन ओएस पूरी करके देता है। तो इसी वजह से मेरा और कई सारे लोगों का ऑक्सीजन ओएस एक फेवरेट ओएस है और वन प्लस की सेल्स का वन ऑफ द मेन रीजन उसका ऑक्सीजन ओएस भी है। अगर हम वन प्लस के करंट स्टैट्स को देखें तो यहाँ पर वन प्लस अपने प्रीमियम टियर में, जो इंडियन ऑडियंस है उसकी प्रीमियम जो टियर है उसमें 33% शेयर को होल्ड करता है मोबाइल मार्केट में। तो यहाँ पर सब कुछ इतना सही जा रहा था, तो आखिर ये मर्जर हुआ क्यों? तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि बीबीके का ही सब ब्रांड आपका ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस ये सारे iQOO बीबीके के सब ब्रांड है। वन प्लस जिस चीज के लिए जाना जाता था उस चीज को वो खोता चला गया। कार्ल पाई का जो एम था स्मार्टफोन इंडस्ट्री को लेकर, जो फोन डिजाइनिंग को लेकर, जो एज अ ओवरऑल कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेकर, उससे और जो कंपनी है वन प्लस वो कहीं ना कहीं कंपीट सा होने लगा। इसी वजह से अक्टूबर 2020 में कार्ल पाई ने वन प्लस को छोड़ दिया और अपनी नई कंपनी चालू कर ली। अब बहुत सारे रूमर्स यहाँ पर हैं कि कार्ल पाई ने कंपनी को क्यों छोड़ा। एक रूमर उनमें से ये है कि उनको ऐसा लगता था कि उनका जो विजन है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल इंडस्ट्री तक, केबल्स हो गए, आपके हेडफोन जैक हो गया, इन सब के अंदर सीमित नहीं है। वो कुछ और बड़ा करना चाहते हैं, मोबाइल से बाहर निकलना चाहते हैं। एक रीजन कुछ लोग ये बताते हैं। दूसरा कुछ लोग ये भी बताते हैं कि जो पीट लाउ हैं वो कहीं ना कहीं कार्ल पाई से थोड़ा सा इनसिक्योर हो गए थे। क्यों? क्योंकि वन प्लस जब से आया था तब से कार्ल पाई ने मतलब उसको अकेले कंधे पे संभाल रखा था। हालांकि पीट लाउ साथ में काम कर रहे थे, पूरा सपोर्ट था, लेकिन बैकएंड में था। तो इस वजह से कार्ल को लोग वन प्लस के नाम से जुड़ते थे, पीट को इतना नहीं जानते थे। तो ये भी एक रीजन है कि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी की वजह से इन दोनों के बीच कुछ हो गया होगा और उस वजह से भी कंपनी छोड़ दी उन्होंने। इसके बाद एक और रीजन निकल कर आता है कि बहुत सारी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वन प्लस नॉट जो सीरीज आई थी उस टाइम पर कार्ल को ये सीरीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि मार्केट में नॉट सीरीज आए, वो उनका प्लान कुछ और था। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी के जो मेन शेयर होल्डर्स हैं उनका कुछ और मानना था। तो ये भी एक रीजन है। एक और रीजन ये भी हो सकता है कि कार्ल जो थे वो शुरू से ये डिमांड कर रहे थे कि वन प्लस की एक खुद की R&D टीम होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो वन प्लस जो है उसकी सारी R&D, सारी मैन्युफैक्चरिंग अभी भी ओप्पो करता है आज की डेट में भी। तो
काल शुरू से ही यही चाहते थे कि जो OnePlus है उसका खुद की R&D हो, वो खुद अपने फोन डिजाइन करे सेपरेट, क्योंकि एक इंजीनियर जो ओप्पो के लिए फोन को डिजाइन कर रहा है, उसके लिए स्पेक्स बना रहा है, उसके लिए चीजों को दिमाग में रख रहा है, वही इंजीनियर अगर दूसरे ब्रांड के लिए फोन डिजाइन करने लगे तो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी ये चीज काम में आएगी। तो वही काल का कहना था कि हमें अपना खुद का R&D मिलना चाहिए, लेकिन उनकी ये बात भी शायद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नहीं सुनी और इस वजह से भी हो सकता है कि काल ने रिजाइन करा हो। इवन काल पाए जो थे वो मार्केटिंग में इतना ज्यादा बिलीव नहीं करते थे, इसीलिए आपने देखा शुरू में OnePlus ने मार्केटिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उनका ये कहना था कि हमें प्रोडक्ट पर ध्यान देना चाहिए, प्रोडक्ट अगर अच्छा निकला लोग खुद ब खुद उसकी मार्केटिंग कर देंगे। स्टार्टिंग में ये चीज काम में आई, लेकिन किसी वजह से शायद ये चीज धीरे धीरे कम होती चली गई और इस वजह से OnePlus ने अपनी इस चीज को छोड़ दिया कि मार्केटिंग में हमें ध्यान नहीं देना है। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरू से ही OnePlus की जो टीम है R&D की, डिजाइन की, मैन्युफैक्चरिंग की, वो और ओप्पो की जो टीम है ये बिल्कुल सेम है। OnePlus को अगर आपको समझना है तो सिर्फ और सिर्फ ओप्पो ने पूरी कंपनी बना रखी है, जहाँ पे डिजाइन टीम है, जहाँ पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहाँ पे R&D होती है, जहाँ पे सेल्स होता है। यहाँ पर ओप्पो ने क्या करा, कुछ लोगों की एक टीम को एक कमरा दे दिया, पूरी बिल्डिंग में से एक कमरा दे दिया और उसको बोला कि जाओ तुम इस कमरे में अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करो, अगर तुम्हें जो भी बनवाना है वो हमसे बनवाओ, नाम वो तुम्हारे नाम से रिलीज होगा। ये बात थी और ये चीज हमें देखने को मिली OnePlus 1 से ही। अगर हम OnePlus 1 को और Oppo Find 7a को देखें तो यहाँ पर दोनों ऑलमोस्ट सेम से हैं, मतलब 80 to 85% दोनों फोन सेम है। इंटरनल्स दोनों में मोस्टली सेम है, बाहर का डिजाइन मोस्टली सेम है। डिफरेंस कहाँ है? सॉफ्टवेयर में और प्राइस में। सॉफ्टवेयर इसलिए क्योंकि OnePlus का विजन अलग था, उनकी टारगेट ऑडियंस अलग थी, ओप्पो की टारगेट ऑडियंस अलग थी, इसी वजह से यहाँ पर दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करा गया। लेकिन अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस ऑब्वियसली ओप्पो का काफी ज्यादा था OnePlus से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल जो R&D हुई थी वो हुई थी Oppo Find 7a के लिए। जो फोन डिजाइन करा गया था वो मेनली Oppo का फोन डिजाइन करा गया था और OnePlus 1 जो है वो वहां से इंस्पायर्ड होकर करा गया। दूसरा, यहाँ पर जो मार्केटिंग है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ओप्पो का आपको पता ही है, ओप्पो वीवो का मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, बहुत नेक्स्ट लेवल के मार्केटिंग करते हैं। OnePlus ने मार्केटिंग का सारा पैसा बचा लिया और वो दिया अपने कस्टमर्स को फोन के दाम कम करके। सेम यही चीज हुई OnePlus 5 के साथ भी। सारी के सारी R&D, सारी के सारी जो डिजाइन है वो सब हुआ Oppo R11 के लिए, लेकिन उसी का सेम वर्जन बना दिया गया OnePlus की तरफ से OnePlus 5। अगर आप OnePlus 6T के डिजाइन को देखोगे तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर है Oppo R17 से। OnePlus Nord N100, ये अगर आप इसका लोगो हटा दोगे तो आप बता ही नहीं पाओगे कि Oppo A53 में और OnePlus Nord N100 में क्या डिफरेंस है। और सिर्फ फोन के डिजाइन ही नहीं बल्कि Oppo की टेक्नोलॉजी को भी OnePlus ने पूरा का पूरा इस्तेमाल करा। जैसे पहले Oppo का वूक चार्जर आता था जो सुपर वूक बन गया, तो वही सुपर वूक टेक्नोलॉजी को सेम OnePlus ने डैश चार्जिंग का नाम देकर अपने फोन के साथ डाल दिया। तो फिर यहाँ पर जब सब कुछ ऐसा चल रहा है तो मर्जर की जरूरत क्या पड़ी? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। देखो, OnePlus एक ऐसी कंपनी थी जो कि कस्टमर ड्रिवन फोन थी, मैंने आपको पहले ही बताया। उन्होंने कम्युनिटी बनाई, उस पर एक्शन लेना शुरू करा और उनको सुन के अपने फोन्स के अंदर इंप्रूवमेंट करनी शुरू करी। लेकिन ये करना उनके बिजनेस के लिए सही नहीं रहा। कैसे? आई एम ग्लैड यू आस्क्ड। तो जितने भी टेकी पीपल हैं, जितने भी टेक जंकीज हैं मेरी तरह और आपकी तरह, उनका जो मार्केट के अंदर शेयर है वो बहुत 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 ज्यादा कम है। अब एक बार को अगर आप यूथ को भी देखोगे ना, सिर्फ यूथ को, मम्मी पापा मामा मामी इन सबको अगर हटा दिया जाए, यूथ को अगर आप देखोगे, यंग लोगों को, तो उसमें भी 20 to 30% लोग ही ऐसे हैं जिनका टेक में इंटरेस्ट है। बाकी आप खुद अपने आसपास देख सकते हो कि आपके जो दोस्त का सर्कल है उसमें कितने लोगों को फोन के स्पेक्स के अंदर इंटरेस्ट आता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब ही नहीं है, जिन्होंने शायद स्नैपड्रैगन का नाम भी नहीं सुन रखा होगा। तो इसी वजह से अब ऐसी कंपनीज जो कि टेक एंथुसियास्ट के लिए डेडिकेटेड रहती हैं, उनका दो ही हाल होता है, या तो वो आपको डिसअपॉइंट करेंगे जितने भी टेक एंथुसियास्ट हैं और अपने आप के प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर देंगी, उन लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगी जो मेन स्ट्रीम कंज्यूमर है, जो मेजोरिटी पार्ट है कहीं का भी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो ऐसे ही एक स्पेसिफिक जनता के लिए फोन बनाती रहेगी तो उसका क्या फायदा है? अगर वो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म झेलने के बाद भी ब्रॉडर ऑडियंस को इकट्ठा कर सके या ब्रॉडर ऑडियंस को कलेक्ट कर सके, ज्यादा फोन्स बेच सके, तो उनको प्रॉफिट ज्यादा होगा। और एट द एंड किसी भी कंपनी को प्रॉफिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या फिर दूसरा क्या है,
उस कंपनी को बंद करना होगा। क्यों? क्योंकि इतने छोटे टारगेट ऑडियंस के साथ कोई भी कंपनी सस्टेन नहीं कर सकती, वो लगातार ऐसे नहीं चला सकती। कब तक इन्वेस्टर्स उसके अंदर पैसा डालते रहेंगे? क्योंकि आपको समझना होगा कि ऐसे जो स्पेसिफिक कम प्राइस के अंदर स्पेसिफिक जनता के लिए जो फोन्स बनाए जाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी काफी ज्यादा कम रहता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी ओप्पो की टीम ने इंटरफेयर करा और पिछले साल ये डिसाइड हुआ हमें मार्केट में अनाउंस कर देना है कि वन प्लस और ओप्पो की जो R&D टीम है वो अब मर्ज हो गई है। मर्ज क्या हुई है? वो पहले से ही सेम थी, सब कुछ सेम था, सिर्फ वहां पर अनाउंसमेंट करी गई। बिल्कुल इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए अब वन प्लस और एक स्टेप आगे बढ़ चुका है इसी चीज के मामले में। किस चीज के मामले में? कि प्रोडक्ट पर ध्यान नहीं देना, उसी प्रोडक्ट को बेचने पर ध्यान देना है। जनता को ये चीज नहीं पता कि ये दोनों सेम कंपनी है। उनको क्या लगेगा कि ओप्पो की कॉपी कर रहा है वन प्लस, तो उनके दिमाग में एक कॉपी करने वाली फीलिंग आ जाएगी, ब्रांड वैल्यू वन प्लस की थोड़ी सी घट जाएगी। अब इससे वन प्लस के यूजर्स को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ना तो उन्हें आगे सॉफ्टवेयर में कोई डिले देखने को मिलेगा, ना ही आपको अपने ऑक्सीजन ओएस से हाथ धोना पड़ेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये स्टेप उठाया जा चुका है। क्यों? क्योंकि ये स्टेप शुरू से ही चलता आ रहा है, बस अब जाकर इसको ऑफिशियल करा गया है। जो भी आगे फोन्स आएंगे वो वन प्लस की ब्रांडिंग के साथ आएंगे। वन प्लस जैसी पैकेजिंग देता है वैसी पैकेजिंग आएगी, वन प्लस जैसा सपोर्ट देता है वैसा सपोर्ट आएगा, कस्टमर सर्विस हो गया, सब कुछ आपको बिल्कुल वैसा मिलेगा। बस अब चीज जो है वो आपके आंखों के सामने है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि वन प्लस और ओप्पो का मर्जर क्यों हुआ है, या फिर मैं कहूं कि क्यों सिर्फ अनाउंस करा गया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की ज्ञान भरी बातें आपसे करते रहते हैं। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।